Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and I hope these sessions are helping you in your preparation and in your journey ahead. So guys, if you are a beginner, we have the best thing there for you. This is a comprehensive preparation guide for your UPSC CSAT exam. Now, this includes everything ranging from sources, strategy, to everything that you need to prepare for your UPSC CSAT exam. So, guys, if you are beginning out, go download this ebook. This is for free for all of you. The link has been given in the description of the video. You can get benefited. And you can get to know everything about this exam, about subjective topics and questions and whatnot. So go check it out, and it is going to be very, very helpful. The link has been given in the description of the video. So let's begin session. We begin the session, guys. Today we will be discussing level 2 passages. Right, so we'll be looking at level 2 passages in the session today, and let's see how to solve such passages. So first, we have to look at the questions. So first question is, according to the passage, an oil company can make greater profits if a transparent formula for petrol pricing is announced every fortnight or month by doing what. So we have to see how can oil companies make greater profits. So that is the reason that we have to find. And second is, we have to see, according to the passage, private oil companies re-enter the oil producing market if. So we are given a condition, how can oil producing companies can enter this market again. So let's read the passage first. It is easy for the control. It is easy for the government to control state-owned companies through nods and winks. Nods and winks मतलब चुपके चुपके वो बोलते हैं ना कि भाई हश हश तरीके से, मतलब बिना किसी को बोले बताए। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान हो जाता है, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है, मतलब जो सरकारी कंपनीज है, जैसे बहुत सारी आपकी ऑयल सेलिंग कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंपनीज है, राइट. सो इट इज ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल स्टेट ओन्ड कंपनीज थ्रू नॉड्स एंड विंग्स. वट रियली नीड्स टू बी डन इज एज अ फर्स्ट स्टेप इज टू पुट पेट्रोल प्राइसिंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला. कि क्या करना चाहिए, वट रियली नीड्स टू बी डन एज अ फर्स्ट स्टेप इज टू पुट पेट्रोल प्राइसिंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो पेट्रोल प्राइसिंग है उसको एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला में डाल देना चाहिए. भाई क्या कह रहे हैं, भाई गवर्नमेंट जो सरकारी कंपनीज हैं, ऑयल सेलिंग कंपनीज हैं, इनको वो अपने वश में रखती हैं बेसिकली. तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो पेट्रोल प्राइसिंग का जो फॉर्मूला है ना उसको ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए. पहली चीज ये कह रहा है वो. मतलब उसका मतलब क्या है ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला, इफ द प्राइस ऑफ क्रूड इज एक्स, कि क्रूड ऑयल का प्राइस एक्स है एंड एक्सचेंज रेट इज वाई, और एक्सचेंज रेट वाई है, देन एवरी मंथ और फोर्टनाइट, फोर्टनाइट इज 2 वीक्स 14 डेज, तो हर महीने या हर 14 डेज में द गवर्नमेंट अनाउंसेज अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेट्रोल विच एनीबडी कैन वर्क आउट फ्रॉम द एक्स एंड द वाई. तो क्या होना चाहिए भाई, सबको पता होना चाहिए कि भाई आज क्रूड ऑयल का रेट ये है, एक्सचेंज रेट ये है, और उस बेसिस पे हर महीने या हर 14 डेज बाद गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि पेट्रोल का मैक्सिमम प्राइस ये होना चाहिए, जो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है घर बैठे आराम से, यूजिंग द क्रूड ऑयल रेट एक्स एंड द वाई एंड द एक्सचेंज रेट. The rule has to be worked out to make sure that oil marketing companies in general cover their costs. कि रूल को ऐसे वर्कआउट करना चाहिए कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपनी कॉस्ट जो है वो इसमें ही कवर कर लें. दिस विल मीन इफ वन कंपनी कैन इनोवेट एंड कट कॉस्ट्स. कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई कंपनी इनोवेशन करके अगर अपनी कीमतें काट सकती है, कम कर सकती है, इट विल मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. हेंस फर्म्स विल बी मोर प्रॉन टू इनोवेट एंड बी एफिशिएंट अंडर द सिस्टम. और इससे क्या होगा कि जो कंपनीज है वो और इनोवेटिव और एफिशिएंट बनने की कोशिश करेंगे इस कंपटीशन में. नाउ वंस दिस रूल इज अनाउंस्ड देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट. कि एक बार ये रूल अनाउंस हो जाए, मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट फार्मूला और ये करने का रूल अगर एक बार हो जाए तो फिर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं बचनी चाहिए उसमें. सो वंस द रूल इज अनाउंस्ड देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट. इफ दिस इज डन फॉर अ वाइल, प्राइवेट कंपनीज विल री एंटर दिस मार्केट. अगर ये कुछ समय तक किया जाता है तो प्राइवेट कंपनी जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल सेलिंग कंपनीज, दे विल री एंटर द मार्केट, जो मार्केट छोड़ के भाग चुकी हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज. तो वो वापस आ जाएंगे एंड वंस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ देम आर इन द फ्रे, मतलब जब वो काफ़ी सारे हो जाएंगे, वी कैन रिमूव द रूल बेस्ड प्राइसिंग. फिर हम रूल बेस्ड प्राइसिंग हटा के एंड लीव इट ट्रूली टू द मार्केट, और फिर हम मार्केट पे छोड़ देंगे जब कंपटीशन बन जाएगा. भाई जो सस्ता देगा वो अब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल एज दैट. तो we can remove the rule based pricing and leave it truly to the market. That is subject to, of course, the usual regulations of antitrust and other competition laws. लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मतलब उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं है.
रेगुलेशंस ऑफ एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन लॉज को तो फॉलो वो भी कंपनीज भी करेंगी। तो ये एक तरीका बताया उसने कि कैसे हम गवर्नमेंट के हाथ से ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे ऑयल सेलिंग सेक्टर है इसके मतलब पेट्रोल प्राइस को हम कम कर सकते हैं अगर हम इनोवेशन और मतलब क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी अगर ले आए जो पेट्रोल प्राइसिंग है इसमें पेट्रोल प्राइसिंग फार्मूला में अगर हम ट्रांसपेरेंसी ले आए और अगर लोगों को बोले कि भाई ये रेट पड़ेगा, अब इसके बाद जो कंपनी इनोवेट और मतलब कॉस्ट कटिंग कर जाएगी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाएगी। तो इस कंपटीशन में अपने आप पेट्रोल प्राइस कम हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे और मार्केट इकोनॉमी बन जाएगी एक तरह से, राइट, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो ये कहा है उसने पूरे पैसेज में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन ऑयल कंपनी कैन मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स इफ अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला फॉर पेट्रोल प्राइसिंग इज अनाउंस्ड एवरी फोर्टनाइट और मंथ बाय प्रमोटिंग इट सेल्स, सेल्स प्रमोट करके वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। अंडरटेकिंग इनोवेशन, यस ये तो दिया हुआ है, ये देखो, दे कैन इनोवेट एंड कट कॉस्ट एंड इट विल मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स, राइट। तो दूसरा क्या था, कटिंग कॉस्ट, ये भी दिया हुआ है, ये देखो कट कॉस्ट। नेक्स्ट, सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर्स एट हायर प्राइसेस, नहीं कहीं मेंशन नहीं है। प्रमोशन, सेल्स की प्रमोशन की भी कहीं बात नहीं। तो 2 and 3 आर द राइट ऑप्शंस एंड हेंस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट, कि ऑयल मतलब प्राइवेट ऑयल कंपनीज वापस से आ जाएंगी मार्केट में इफ अ ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्ट्स, यस। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट, यस। सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, नो। रेगुलेशंस ऑफ एंटी ट्रस्ट आर रिमूव्ड, नो। उसने कहा कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस तो होनी चाहिए, कंपटीशन लॉज तो रहेंगे, हाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हट जाएगी। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी थे, सो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वर करेक्ट, सो 1 and 2, yes. So option A is your right answer here. So guys, if you logically understand the passage, it becomes very easy for you to to crack this crack these questions, and very logically in a very plain manner. But you just need to build up on your comprehension skills. That is what there is. All right guys, let's move to the second passage. So this is a big passage, so but we always look at the questions first, remember कि पूछा क्या गया है। पहले उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एन इकोसिस्टम कैन बी। तो भाई क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट जो एक इकोसिस्टम पे पड़ सकता है वो क्या हो सकता है, तो उसने ये बोला है। दूसरा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, क्या मैसेज दे रहा है ये, तो एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं गाइस। द हिमालयन इकोसिस्टम इज हाईली वल्नरेबल टू डैमेज। जो हिमालय के बारे इकोसिस्टम के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, कि हिमालय का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, जानवर, पशु पक्षी, तो वो पूरा मिलके और ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड वो इकोसिस्टम बनता है। तो द हिमालयन इकोसिस्टम इज हाईली वल्नरेबल टू डैमेज, के मतलब वो मतलब तबाह होने की, डैमेज होने की कगार पे खड़ा है, वल्नरेबल हो चुका है बहुत, बोथ ड्यू टू जियोलॉजिकल रीजंस and on account of the stress caused by increased pressure of population। तो एक तो जनसंख्या बढ़ने से और एक जियोलॉजिकल रीजन से बहुत ही वल्नरेबल हो गया है हिमालय का इकोसिस्टम, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एंड अदर रिलेटेड चैलेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। नाउ दीज एस्पेक्ट्स मे बी एग्जैसरबेटेड, ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये और खराब हो सकते हैं, दे कैन बी एग्जैसरबेटेड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से ये जो मुश्किलें हैं ये और गहरी हो सकती हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ पॉसिबल दैट क्लाइमेट चेंज मे एडवर्सली इम्पैक्ट द, सो ये पॉसिबल है कि द क्लाइमेट चेंज है, इट मे एडवर्सली इम्पैक्ट द हिमालयन इकोसिस्टम थ्रू इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से हिमालयन का जो इकोसिस्टम है वो may see adverse impacts of climate change. So climate change may adversely impact Himalayan ecosystem through increased temperature, altered precipitation, मतलब बारिश के जो पैटर्न्स हैं उनको बदल के altered precipitation patterns, episodes of drought, सूखे के जो episodes हैं, biotic influences, मतलब जो जीव जंतुओं पे जो influence होगा। तो चार तरीके से टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ड्रॉट एंड बायोटिक इन्फ्लुएंसेस से क्लाइमेट चेंज हिमालयन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। Now, this would not only impact the very sustenance of the indigenous communities in uplands, but also the life of downstream dwellers across the country and beyond. और इससे ना ही सिर्फ जो ऊपर पहाड़ों में रहने वाली कम्युनिटीज हैं उन पे असर पड़ेगा, बल्कि जो नीचे डाउनस्ट्रीम जो रहने वाले लोग हैं, जो उस पानी के आसपास रहते हैं, नदी के आसपास रहते हैं, जो उस पानी से कमाते हैं, जीते हैं,
उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा इन द कंट्री एंड बियॉन्ड, और जब तक जहाँ तक वो नदी जाती है हर जगह उसका इम्पैक्ट दिखेगा. So this would not only impact the very sustenance of the indigenous communities in the uplands, but also the life of downstream dwellers across the country and beyond. Therefore, there is an urgent need for giving special attention to sustain the Himalayan ecosystem. उसको बचाना पड़ेगा. This would require conscious efforts for conserving all the representative systems. इसके लिए हमें conservation method सारे representative systems के लिए लगाना पड़ेंगे. Conscious efforts for conserving all the representative systems. Further, it needs to be emphasized that the endemics with restricted distributions and most often with specialized habitat requirements are among the most vulnerable elements. Endemics मतलब जो natural वहाँ के जो components of the flora and fauna, those are called endemics. तो क्या कह रहे हैं कि ये अब समझने वाली बात है. Further, it needs to be emphasized, ये जोर देने वाली बात है that the endemics with restricted distribution, जो वहाँ के local जो जीव जंतु हैं, most often with specialized habitat requirements, मतलब जो वहाँ पे पर्टिकुलर उस हैबिटेट के वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं और स्पेशलाइज्ड हैबिटेट में रहते हैं, they are among the most vulnerable elements. Now, in this respect, the Himalayan biodiversity hotspot with rich endemic diversity is vulnerable to climate change. ये कही जा रही है बात कि Himalayan biodiversity is basically with its rich endemic diversity is vulnerable to climate change. मतलब climate change की वजह से उसको बहुत खतरा है. The threats include possible loss of genetic resources in ecosystem services. कि इससे क्या threats हैं अब, impact क्या हो सकते हैं इसके. The threats include possible loss of genetic resources, जो genetically pass on जो होती हैं जो चीज़ें, वो उनको खतरा है ecosystem services में. Therefore, conservation of endemic elements in representative ecosystem habitats assumes a great significance while drawing conservation plans for the region. तो इससे हमें क्या समझ आता है, जेनेटिक रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा. तो एंडेमिक एलिमेंट्स को तो बचाना ही है. Therefore, conservation of endemic elements in representative ecosystem or habitats assumes a great significance while drawing conservation plans for the region, और while हमें साथ साथ पूरे रीजन को भी बचाना पड़ेगा. Now, towards achieving the above, we will have to shift towards a contemporary conservation approaches. So हमें क्या करना पड़ेगा, आज की जो conservation approaches है पुराने तरीकों से नहीं कर सकते अब हम ये handle, तो हमें नए तरीके लाने पड़ेंगे. So towards achieving the above, we have to shift towards contemporary conservation approaches, which include a paradigm of landscape level interconnectivity. तो लैंडस्केप लेवल इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम्स, तो जो प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम्स है उनके बीच में लैंडस्केप लेवल इंटरकनेक्टिविटी लानी पड़ेगी, मतलब ज़मीन से ज़मीन को जोड़ना पड़ेगा. The concept advocates a shift from species habitat focus to an inclusive focus on expanding the biogeographic ranges. तो इंस्टेड के हम कोई प्रजाति को बचाएं, जैसे कहते हैं कि भाई जो माउंटेन माउंटेन लायन है वो क्या बोलते हैं बहुत कम हो गए हैं, अब उनको बचाना चाहिए. तो अब लोग सिर्फ माउंटेन लायन को बचाने लग जाएंगे तो बाकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी. तो एज अ मतलब कंस्ट्रक्टिव एफर्ट आपको पूरा इकोसिस्टम बचाना है, वहाँ पे सिर्फ एक स्पीशीज को नहीं बचाना. सो द कंसेप्ट एडवोकेट्स अ शिफ्ट फ्रॉम स्पीशीज हैबिटेट फोकस, स्पीशीज पर फोकस ना करके अब चेंज करना है हमें अपना जो फोकस है टू एन इंक्लूसिव फोकस, जिसमें सारी प्रजातियों पे ध्यान दिया जाए इन द इकोसिस्टम, ऑन एक्सपेंडिंग द बायोजियोग्राफिक रेंज, मतलब उनका एरिया बढ़ा दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर पाए, सो दैट द नेचुरल एडजस्टमेंट्स टू क्लाइमेट चेंज कैन प्रोसीड विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टिव, कि बिना रोक रुकावट के जो नेचुरल एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो हो पाए. मतलब दो लैंड एरियाज को करेक्ट करके उनको बांधने के बजाय उनको प्रोटेक्ट कर दे पूरे रीजन को, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके हेल्प करके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, नेचुरल चेंजेस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, वो पाए और वो ग्रो कर पाए दोबारा से. तो ये कह रहा है उसमें कि खतरा किस 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 चीज़ से है, किस किस चीज़ को है, उसके थ्रेट्स क्या हैं और करना क्या चाहिए, ये सब उसने बात की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस. According to the passage, the adverse impact of climate change on an ecosystem, कि क्लाइमेट चेंज का इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फौना, ये दिया हुआ है कि भाई कुछ फ्लोरा एंड फौना हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. एंड परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ इकोसिस्टम इटसेल्फ, दोनों चीज़ें उसने बोली हुई हैं. ये देखो, both due to caused by this and the challenges. This may exacerbate the impact of climate change, adversely impact the Himalayan ecosystem through increased temperature,
droughts and biotic influences, right? So not only the impact of very sustenance, ये देखो, this would not only impact the very sustenance of the indigenous communities, कि ना सिर्फ जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज हैं वो खत्म होने का खतरा है, बट नीचे जो लोग रहते हैं पानी यूज करते हैं उनको भी खतरा है, and this may lead to complete annihilation of the ecosystem as well. So basically आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोसिस्टम पे, फ्लोरा और फौना खत्म हो सकता है या फिर पूरा इकोसिस्टम भी अपने आप में खराब या बिगड़ सकता है. सो आई थिंक बोथ द ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Second question, what is the most important message conveyed by the passage? Endemism is a characteristic feature of Himalayan region. कि भाई हिमालयन रीजन में एंडेमिज्म होता है, मतलब जीव जंतुओं का ग्रोथ होता है, ये मैसेज दे रहा है नहीं. Conservation efforts should emphasize on biogeographic ranges rather than on some species or habitats. Yes. Climate change has adverse impact on the Himalayan ecosystem. Yes. And without Himalayan ecosystem, the life of the communities of uplands and downstreams will have no sustenance. अब ये देखो कि बचेंगे ही नहीं वो इसके बिना. देखो ये एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर जाते हैं. अच्छा ऑप्शन था लेकिन ये आखिर में उसने एक्सट्रीम बना दिया इसको. बी और सी काफी क्लोज ऑप्शन है इसके. कंजर्वेशन एफर्ट शुड एम्फसाइज ऑन बायोजियोग्राफिक रेंजेस रादर देन ऑन सम स्पीशीज और हैबिटेट्स. और जबकि दूसरा में कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो इसमें दिया जा रहा है? अब देखो बी ठीक लग रहा था कि भाई बायोजियोग्राफिक रेंजेस में कुछ स्पीशीज को बचाने की बजाय पूरे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, लेकिन उससे भी ब्रॉडर मैसेज क्या है यहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं हिमालयन इकोसिस्टम पे वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं. सो दैट वाज द ब्रॉडर मैसेज, और उसी के सारे ये नीचे था स्पीशीज हो सकती हैं, पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसके अंडर थी. सो आई थिंक द मेन message, the most important message was climate change has adverse impact on Himalayan ecosystems. That was the broader message and that was the answer for this. So guys, this is how you solve such passages and get to your right answers, right? So I hope these sessions are helping you and I hope you are learning a lot from them. So guys, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमसे जुड़ के, तो you can also join us in our comprehensive course for your UPSC CSAT. We are promising to prepare you, to make you ready for UPSC CSAT in just under 100 hours. So in 100 hours, we promise to, make you ready for your CSAT exam next year. Now in this course, there are included concept classes along with PDF notes. There is separate test series to practice your, practice your progress. Then there are weekly live doubt sessions, which you can take one-on-one with the faculty and you can ask your doubts. And then before the exam, there will be live regular revision classes as well. Now you know the faculty members. Vishnu sir, helps you with the quant part. I'm there to help you with the English, and Meghna ma'am for reasoning. So guys, come join us in this course and get benefited and get prepared for your CSAT exam without any hassle. And the link for this course has been given in the description of the video. So guys, thank you so much for your precious time, for your receptiveness. And guys, whosoever watches this video, don't forget to like the session, don't forget to share it. And if you're new here, don't forget to subscribe to our channel. And guys, if you have any doubts, if you have any queries, please don't, please don't hesitate to call us on this number during the office hours. Obviously, that is 81462 07241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in for your queries. And this is our website, www.edutab.co.in. You can go check out our courses, and if you want the PDF of this session, you can get it from the Telegram channel. The link also has been given in the description of the video. So having said that, guys, that's it for this week. I'll see you again next week with more such practice sessions. Stay connected with us, come back and join us for more such sessions and get benefited from them. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you.